हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। मैं हूं अखिलेश। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 9 विषय विज्ञान में पाठ 6 पढ़ेंगे। पाठ 6 जिसका नाम है उत्तक, या जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, टिश्यू। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इस पाठ में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे। पाठ 6 उत्तक। जैसा कि हम इसके पहले के अध्याय में पढ़ चुके हैं कोशिका के बारे में। ठीक है, कोशिका क्या है? किसी भी सजीव प्राणी की शरीर की इकाई है। ठीक है, इसीलिए तो कहते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ किसको कहते हैं? कोशिका, यानी सेल को कहते हैं हम। कोई भी सजीव है तो उसके शरीर का निर्माण कोशिका से ही होगा, चाहे उसके पूरे शरीर में एक ही कोशिका हो, चाहे उसके पूरे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हो, जिसको हम बहुकोशिकीय कहते हैं। ठीक है, तो प्राणी दो तरह के हो गए, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय में हमारा अमीबा आ जाता है, पैरामीशियम, ये सब आ जाते हैं। बहुकोशिकीय में मानव, जीव जंतु, मानव हो गए, जानवर हो गए, पादप हो गए, ये सब क्या है, बहुकोशिकीय में आ जाते हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि कोशिका तो एक अकेली आकृति होती थी, उसके अंदर बहुत सारे कार्य होते थे। कोशिका भोजन भी ग्रहण करती थी, ठीक है, श्वसन भी करती थी, ये सारी चीज़ें एक कोशिका करती है। ठीक है, अब बात आती है टिश्यू की। ठीक है, टिश्यू यानी उत्तक। अब उत्तक की बात करें तो जब किसी कोशिका, या कह सकते हैं बहुत सारी कोशिकाएं जब आपस में मिल के एक विशिष्ट कार्य करती हैं, एक कोई भी कार्य करती हैं, तो उसको हम कहते हैं उत्तक। ठीक है, बहुत सारी कोशिकाएं जब मिल जाती हैं तो वो उत्तक का निर्माण करती हैं। अब जैसे हमारे शरीर में क्या है, रक्त। ठीक है, क्या है, रक्त। रक्त क्या है, एक तरह का उत्तक है। रक्त को हम क्या कहते हैं, संयोजी उत्तक कहते हैं। ये क्या करता है, ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करता है, यानी ऑक्सीजन को कोशिका तक पहुंचाता है, और कोशिका से फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड निकाला जाता है वो हमारे फेफड़ों तक पहुंचाता है, ताकि हम उस कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में छोड़ सकें। इसीलिए हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ठीक है, तो ये बहुकोशिकीय जीवों में हर उत्तक का, हर जो टिश्यू है, कोशिकाएं हैं, सबका एक श्रम विभाजन है। श्रम विभाजन का मतलब सबका अलग अलग कार्य होता है। ठीक है, हर कोशिका का अलग अलग कार्य होता है। हर कोशिका से मतलब है कि अलग अलग तरह की कोशिकाओं का अलग अलग कार्य होता है। ठीक है, उसी प्रकार जब अलग अलग तरह की कोशिकाएं, अलग अलग तरह की कोशिकाएं एक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनती हैं, एक प्रकार की कोशिकाएं जब इकट्ठा होती हैं तो वो उत्तक का निर्माण करती हैं, और वो फिर अलग अलग कार्य करते हैं। तो ये तो हो गए हमारे क्या, उत्तक। अब हमारे मानव शरीर में रक्त एक प्रकार का उत्तक हो गया। अब अगर पादप की बात करें तो पादप में हमारा जो फ्लोएम हो गया, जाइलम हो गया, ये सब क्या है, ये उत्तक है पादप के। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं देख, अब कि जंतु और पादप, यानी पौधे और जंतु के जो उत्तक होते हैं, क्या उनकी संरचनाएं समान होती हैं या अलग होती हैं? तो जो उत्तक होते हैं, ये टिश्यू होते हैं पादप और हमारे जंतु के, या जीव के। जीव का मतलब मानव, और यहाँ जंतु से है। ठीक है, तो इनके जो उत्तक होते हैं वो अंतर होता है दोनों में। ठीक है, दोनों में अंतर होता है। कई चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, कई चीज़ें उसमें नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, देखिए जो पौधे होते हैं, पौधे स्थिर होते हैं, वे गति नहीं करते। पौधों को हम जहाँ लगा देते हैं जिस जगह पे, वो वहीं पे स्थिर खड़े रहते हैं। ठीक है, अब उन्हें सीधा खड़ा होना होता है, तो उनमें बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करने वाले उत्तक होते हैं, यानी जिस वो ऐसे उत्तक होते हैं पौधों में
जिससे पेड़ को सहारा मिले सीधा खड़ा होने में, ठीक है, एक जगह स्थिर होने में, ऐसे उत्तक उसमें पाए जाते हैं। अब ये सहारा प्रदान करने वाले जो उत्तक होते हैं ये प्रायः मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं जंतु कोशिकाओं या जंतु उत्तकों की, तो जंतु जो है वो भोजन साथी और आश्रय, आश्रय मतलब घर के लिए, खाने के लिए या साथी के लिए इधर उधर विचरण करता है। आपने देखा है कि हम इंसान भी भोजन के लिए नौकरी करने जाते हैं, तो कुछ लोग अपने घर के आसपास नौकरी करते हैं, कुछ लोग बहुत दूर जाके नौकरी करते हैं, ठीक है, तो इसी को कहते हैं विचरण करना, ठीक है। ये पौधे की अपेक्षा ऊर्जा का अधिक उपभोग करते हैं, क्योंकि हम चलते फिरते रहते हैं, इसलिए हमारे अंदर ऊर्जा की खपत ज़्यादा है पौधों की तुलना में। जंतुओं के अधिकांश उत्तक जीवित होते हैं, तो जो जंतु होते हैं उनमें जो अधिकांश उत्तक होते हैं वो जीवित होते हैं, जबकि पादपों में ये मृत होते हैं। इनकी अब जंतु और पौधे के बीच जो वृद्धि होती है उसमें भी अंतर होता है। जाहिर सी बात है, जब उत्तकों में अंतर है तो उनके वृद्धि की क्रिया में भी अंतर होगा। आगे देखते हैं अब इसमें। अब अगर हम यहाँ पे पादप की बात करें, ठीक है, पौधों की, पादप मतलब पौधों की बात करें, तो पौधों में जो उत्तक होते हैं उनको विभाजित किया गया है, यानी उनका वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। किसमें? एक तो किया गया है वृद्धि उत्तक, विभाज्योत्तक उत्तक और अस्थायी उत्तक, ठीक है। वृद्धि उत्तक, जंतुओं में कोशिका वृद्धि एक, जो कोशिकाएं, पादप की जो कोशिकाएं होती हैं वो कोशिका की वृद्धि एक रूप होती है, एक समान होती है, ठीक है। जबकि जो जंतु होते हैं जंतुओं में विभाज्य तथा अविभाज्य क्षेत्र की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है, जबकि पौधों में, पादप में इसकी सीमा होती है। अब हम सीधा आते हैं पादप उत्तक में। जो विभाजोत्तक उत्तक हैं वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं और किस जगह पे पाए जाते हैं पौधों में। तो यहाँ पे एक क्रिया करके दिखाया गया है। प्याज लिया गया है, प्याज को एक पानी से भरे ग्लास में ऐसे जड़ की तरफ से उसमें डुबो दिया गया है। तो ये पहला प्याज है, ये दूसरा है, ठीक है, ऐसे रख दिया गया है। कुछ दिन तक इसको रखा गया, इसको एक नंबर वाले को वैसे का वैसे रहने दिया गया और दूसरे वाले में कुछ 4 दिन बाद हम इसको, या 5 दिन बाद इसकी जो मूल है, जड़ें हैं, इसको 1 सेंटीमीटर काट देते हैं, ठीक है। उसके 5 दिन बाद फिर हम मुआयना करेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। तो होता क्या है कि जो 2 नंबर वाले प्याज की जड़ें हम 1 सेंटीमीटर काटते हैं वो फिर बढ़ना रुक जाता है उसका, यानी उसका जो मूल है उसकी वृद्धि में रोक लग जाती है, वो बढ़ता नहीं है। चलिए, ऐसा क्यों होता है अब इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्र में होती है। ऐसे विभाजित उत्तकों के उन भागों में पाए जाने के कारण होते हैं। क्यों होता है? क्योंकि ऐसे विभाजित उत्तक होते हैं वो उस पौधे के कुछ निश्चित जगहों में पाए जाते हैं। ऐसे के उत्तकों को विभाजोत्तक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। ये विभाजोत्तक किसी भी भाग में स्थित हैं, किस भाग में स्थित हैं? विभाजोत्तक की उपस्थिति वाले क्षेत्र के आधार पर इन्हें शीर्षस्थ, केबियम तथा अंतर्विष्ट भागों में वर्गित किया गया है। यानी जो विभाजोत्तक उत्तक हैं, एक तरह से इनको 3 जगहों के हिसाब से विभाजित किया गया है। एक तो हमारा हो गया शीर्षस्थ, दूसरा केबियम और तीसरा हो गया हमारा अंतर्विष्ट। अब ये पौधे में किस किस जगह पे पाए जाते हैं इसको हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो मूल होता है, मूल के सिरे पे शीर्षस्थ विभाजोत्तक पाया जाता है। जहाँ जहाँ पे कोई जोड़ होता है
कोई पर्व निकला होता है, कोई जोड़ होता है, तो उस जगह पे क्या पाया जाता है, अंतर्विष्ट विभाजोत्तक पाया जाता है। और वहीं जो तना होता है, यानी एक तने का रूप ले लेता है, उसको हम क्या कहते हैं, पार्श्व विभाजोत्तक। ठीक है, पार्श्व विभाजोत्तक उसे हम कहते हैं। तो पौधे में ये 3 स्थितियां होती हैं विभाजोत्तक की। विभाजोत्तक जो उत्तक है उनकी 3 स्थितियां होती हैं, इन 3 जगहों पे ये पाए जाते हैं। अब देखिए, जो शीर्षस्थ होता है, शीर्षस्थ विभाजोत्तक, ये जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहते हैं तथा वह इनकी लंबाई में वृद्धि करता है। जो शीर्षस्थ होता है वो क्या होता है, वो तनों और जड़ों की वृद्धि वाले भाग, यानी एक तरह से ऊपरी भाग में होता है, और उसकी लंबाई वृद्धि करने में सहायता प्रदान करता है। अब तने की परिधि, तने की परिधि के मतलब जो तने की गोलाई है, ठीक है, ये गोलाई जो है इसको परिधि कहते हैं। तो जो तने की परिधि या मूल में वृद्धि होती है, ये पार्श्व विभाजोत्तक या कैबियम के कारण होती है। ठीक है, कोई पेड़ कितना मोटा है वो उसकी परिधि हो गई, तो वो परिधि किस पे निर्भर करती है, पार्श्व विभाजोत्तक। ठीक है, पार्श्व विभाजोत्तक जो होता है टिश्यू, उस पे निर्भर करती है। अब आते हैं अंतर्विष्ट। ठीक, अंतर्विष्ट विभाजोत्तक कुछ पौधों में पर्व संधियों के पास पाए जाते हैं। तो ये जो पर्व संधि है, ठीक है, ये जो पर्व संधि है, इसी के पास ये पाए जाते हैं अंतर्विष्ट विभाजोत्तक। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गए हमारे विभाजोत्तक, क्या काम होता है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं पौधे में, ये हम जान लिए। अब आते हैं हम अस्थायी उत्तक। पौधों में या पादप में अस्थायी उत्तक क्या है। ठीक है, देखिए, विभाजोत्तक द्वारा बनी कोशिकाओं का क्या होता है। अब विभाजोत्तक ये है, इसने एक कोशिका यहाँ पे बना दी, ये कोशिका है। ठीक है, अब ये कोशिका का क्या होता है आगे जाके, क्योंकि विभाजोत्तक ने तो कोशिका बना दी और वो आगे बढ़ गया, तो ये कोशिका अपनी जगह पे रह गई। अब ये करता क्या है, चलिए तो देखते हैं। ये एक विशिष्ट कार्य करती है और विभाजित होने की शक्ति को खो देती है, जिसके फलस्वरूप अस्थायी उत्तक का निर्माण करती है। तो ये विभाजोत्तक उत्तक जो होते हैं, ये कोशिका निर्माण करते हैं, और उसके बाद जब वो विभाजोत्तक उत्तक अपनी दूसरी जगह पे चला जाता है और ये कोशिका अपनी जगह पे वहीं रह जाती है, तो ये अपने विभाजित होने की शक्ति खो देती है और फिर ये अस्थायी उत्तक का रूप ले लेती है। इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। ठीक है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, विभेदीकरण। चलिए आगे आते हैं। अब ये देखिए, एक पेड़ है, उसको हम आरी लेके उसकी परिधि से काट देते हैं, तो कुछ इस तरह का चित्र हमारे सामने आता है। इसको अगर हम स्लाइड में बनाएं तो हमको इस तरह से दिखाई देगा माइक्रोस्कोप से हम जब देखेंगे। तो इसके भाग हैं, इन भागों के नाम लिखे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, ट्राइकोम, क्यूटिक, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, फ्लोएम, कैबियम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, मज्जा किरण, जाइलम और पित्त, और ये संवहन मंडल। संवहन मंडल मतलब जो चीज़ों को आगे ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर तक संवहित करते हैं या लाने और आने जाने में मदद करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले तो नीचे चित्र में देखते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा है सरल उत्तक। ठीक है, सरल उत्तक। अब यहाँ पे जो सरल उत्तक क्या है, जो अस्थायी उत्तक होते हैं, यानी जो हमने अभी देखा अस्थायी उत्तक, अस्थायी उत्तक को बांटा गया है 2 तरह के उत्तक में, एक तो सरल अस्थायी उत्तक, एक जटिल अस्थायी उत्तक या जटिल उत्तक। ठीक है, सरल अस्थायी उत्तक, एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं जिसे सरल अस्थायी उत्तक कहते हैं।
तो सरल अस्थाई अस्थाई उत्तक क्या होते हैं? एपिडर्मिस, आपने यहाँ देखेंगे चित्र में, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस है ना, ये इसी के नीचे जो पाया जाता है, इसके नीचे जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उसी को हम कहते हैं सरल अस्थाई उत्तक। अब ये कितने प्रकार के हैं? सबसे पहले यहाँ पे आइए और चित्र में देखिए, यहीं पे सारे प्रकार लिखे हैं। देखिए सरल अस्थाई उत्तक में सबसे पहले पैरेकाइमा, पैरेंकाइमा में यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, तो चित्र अभी हम देख रहे हैं, पहले देख लें क्या क्या होते हैं। तो पैरेंकाइमा का यहाँ पे अनुप्रस्थ सेक्शन का एक चित्र दिया हुआ है और एक अनुदैर्ध्य सेक्शन का चित्र दिया हुआ है। दूसरा है हमारा कालेनकाइमा, इसका भी अनुप्रस्थ सेक्शन और अनुदैर्ध्य सेक्शन, अनुप्रस्थ का मतलब गोल और अनुदैर्ध्य का मतलब खड़ा खड़ा, ठीक है। तो वो कोशिकाओं को उस तरह से काट के दिखाया गया है चित्र में आपको। अब यहाँ पे अगर हम जो पैरेंकाइमा है इसका अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य सेक्शन का चित्र देखेंगे तो आप यहाँ देखेंगे ये है अनुप्रस्थ सेक्शन का चित्र पैरेंकाइमा का, और ये जो नीचे आपको दिख रहा है यहाँ पे ये है हमारा अनुदैर्ध्य सेक्शन का चित्र। उसी प्रकार हम कैलेंकाइमा का देखेंगे तो कैलेंकाइमा का ये चित्र है अनुप्रस्थ और ये है हमारा अनुदैर्ध्य, ठीक है। तो ये चित्र दिए हुए हैं और उनके सारे नाम दिए हुए हैं। तो ये है हमारा सरल अस्थाई उत्तक, ठीक है। सरल अस्थाई उत्तक जो हमारा यहाँ पे एक तो पैरेंकाइमा है, दूसरा कैरेंकाइमा और एक और है यहाँ पे एक आपको मिलेगा स्क्लेरेनकाइमा। इसका भी आपको अनुप्रस्थ सेक्शन और अनुदैर्ध्य सेक्शन यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह का कटिंग इसका दिखाया गया है चित्र में। अब आते हैं काम क्या करते हैं। ये जो 3 प्रकार के आप सरल अस्थाई उत्तक देखें या नाम पढ़े जिसके बारे में आपने सुना, ये करते क्या हैं या कहाँ पाए जाते हैं। चलिए तो सबसे पहले आते हैं पैरेंकाइमा में। तो पैरेंकाइमा उत्तकों में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तो पैरेंकाइमा उत्तक क्या करते हैं, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण होता है। इसके बाद हमने पढ़ा कैरेंकाइमा। कैरेंकाइमा क्या है, हरित उत्तक कहा जाता है इसको। जलीय पौधे में पैरेंकाइमा की कोशिका के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएं यानी कैविटीज बन जाती हैं या होती हैं, जिसके कारण ये जल में उतराती हैं। उतराती का मतलब जल में ऐसे ऊपर नीचे तैरती रहती हैं। इस प्रकार के पैरेंकाइमा को एरेंकाइमा भी कहते हैं। पौधे में लचीलेपन का एक गुण अनअस्थायी उत्तक कैलेंकाइमा के कारण होती है। यह पौधे के विभिन्न भागों, पत्ती, तना में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। यानी जो पौधों में लचीलापन होता है, पत्तियों में और डालों में, आप देखते होंगे कि किसी किसी डाल पे हम पकड़ के लटक जाते हैं तो डाल बस झुकती है लेकिन जल्दी टूटती नहीं है, उसी को कहते हैं लचीलापन। तो वो किसके कारण होता है, कैलेंकाइमा के कारण। यानी जो कैलेंकाइमा उत्तक होते हैं उसके कारण वो लचीलापन होता है। इनको हरित उत्तक भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब एक है हमारा स्क्लेरेनकाइमा। वो क्या करता है, देखिए स्क्लेरेनकाइमा जो है एक अन्य प्रकार का उत्तक स्क्लेरेनकाइमा। यह उत्तक पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है। तो इसका काम क्या है, ये पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। यानी जो मजबूती प्रदान होती है पौधों को, आप हम पेड़ों को छूते हैं, उसका तना छूते हैं तो क्या होता है, वो हार्ड होता है ना, दबता तो है नहीं जल्दी से, तो इसका मतलब वो कठोर है। मजबूत का मतलब वो जल्दी उसकी डालें या पौधे, जो एक वयस्क पौधा कह सकते हैं, उसकी डालों को तोड़ना आसान नहीं होता। हम देखते हैं कि कुल्हाड़ी से बहुत देर तक काटने पे तब जाके पेड़ कटते हैं, तो वो क्या, वो मजबूती है उनकी। हमने नारियल देखा होगा, तो नारियल के जो रेशे युक्त छिलके होते हैं वो किसके बने होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा उत्तक के ही बने होते हैं, ठीक है। ये उत्तक क्या होते हैं, ये कोशिकाएं मृत होती हैं। यानी ये जो स्क्लेरेनकाइमा के उत्तक होते हैं, इनमें जो कोशिकाएं होती हैं वो मृत कोशिकाएं होती हैं। चलिए तो ये था हमारा क्या, सरल अस्थायी उत्तक। सरल अस्थायी उत्तक आपने देखा यहाँ पे। अब हम आते हैं
जो हमारा जटिल अस्थायी ऊतक है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, थोड़ी चीज़ें और भी यहाँ दी हुई हैं, अगर हम देखते हैं। चलिए एपिडर्मिस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, जो कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, कोशिका की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस होती है। ठीक है, एपिडर्मिस प्रायः कोशिकाओं की एक परत की बनी होती है। शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पादपों में एपिडर्मिस मोटी हो सकती है। शुष्क स्थान मतलब थोड़ा से सूखे स्थान, जो जल के क्षय से बचाव हेतु महत्वपूर्ण होते हैं। पौधों की पूरी सतह एपिडर्मिस से ढकी रहती है। यह पौधे के सभी भागों की रक्षा करती है। तो एपिडर्मिस क्या होता है? एपिडर्मिस जो है कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, और ये परत क्या करती है, इसके अंदर एक तरह से मान लीजिए कि जो जल का बहुत बड़ा भंडार ये अपने पास इकट्ठा करके रखती है, ताकि ज़रूरत पे वो उसका इस्तेमाल कर सकते। यानी जल का भंडार रखने के बजाय ये कोशिश करती है कोशिका कि उस पौधे से जल का क्षय यानी जल का जो खपत है वो कम हो। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि उस पौधे में जल की आवश्यकता की पूर्ति भर का जल उस पौधे में या उस कोशिका में मौजूद रहेगा। चलिए अब आते हैं हम इसके बाद जटिल अस्थायी ऊतक पे। ठीक है, जटिल अस्थायी ऊतक, अभी तक हमने देखा सरल अस्थायी ऊतक, अब जटिल अस्थायी ऊतक। देखिए जटिल अस्थायी ऊतक में ये एक ही प्रकार की कोशिका से बने हुए भिन्न भिन्न प्रकार के ऊतकों पर हम विचार कर चुके हैं। ठीक है, एक ही प्रकार की कोशिका से भिन्न भिन्न प्रकार के ऊतक बनते हैं, वो हमने ऊपर देखा, वो सरल अस्थायी ऊतक में आ गए। अब होता क्या है, ऐसे ऊतक जो साधारण अस्थायी ऊतक कहलाते हैं, यानी जो अलग अलग ऊतक बनते हैं एक ही प्रकार की कोशिकाओं से, उनको हम क्या कहते हैं? सरल या साधारण अस्थायी ऊतक। लेकिन वहीं पे जब अन्य प्रकार की अस्थायी ऊतक कोशिकाएं मिलती हैं, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं और मिलके एक ऊतक बनाती हैं, तो उस ऊतक को क्या कहते हैं? जटिल ऊतक। ठीक है, कई अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं मिलके एक ऊतक का निर्माण करती हैं, जो कि जटिल ऊतक कहलाता है। जब एक ही प्रकार की कोशिकाएं मिलके एक ऊतक का निर्माण करती हैं तो उसे सरल ऊतक कहते हैं। ठीक है, तो ये अंतर है साधारण अस्थायी ऊतक या सरल ऊतक में और जटिल ऊतक में। चलिए अब इसके अगर उदाहरण की बात करें हम कि जटिल ऊतक, पादप में जटिल ऊतक क्या है, तो हमारा जो जाइलम और फ्लोएम है ये जटिल ऊतकों के उदाहरण हैं। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतकों के उदाहरण हैं। इन दोनों ऊतकों को हम क्या संवहन ऊतक भी कहते हैं, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। संवहन ऊतक जटिल पौधों की एक विशेषता है जो कि उनको स्थलीय वातावरण में रहने के अनुकूल बनाती है। ठीक है, संवहन का मतलब ये पानी, भोजन, इन सब का संवहन पौधे के हर हिस्से में कराने का दायित्व इनके ऊपर होता है, जाइलम और फ्लोएम पे। यहाँ पे आप चित्र देख रहे हैं। ठीक है, ये जाइलम के चित्र हैं और ये हमारा यहाँ पे फ्लोएम का चित्र है। तो फिगर है और उन पे जो है नेमिंग भी किया हुआ है। चलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन जो ऊतक होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, इनके द्वारा पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। पैरेंकाइमा भोजन का संग्रह करता है। जाइलम
फाइबर रेसे मुख्यतः सहारा प्रदान या सहारा देने का कार्य करते हैं। ठीक है, यानी खड़े खड़े ऊर्ध्वाधर का मतलब इस तरह से जो भी संवहन होता है वो संवहन इस तरह से होता है पौधे में। फ्लोएम 5 प्रकार के अवयवों की चलानी कोशिकाएं या चलानी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा तथा फ्लोएम रेशो से मिलकर बना होता है। यानी ये 5 प्रकार के अवयवों से मिलके ये फ्लोएम जो है वो बनता है और फिर भोजन का ये सब जो है खनिज लवण का आदान संवहन पूरे पौधे में करता है। तो ये थे हमारे जटिल ऊतक। अब आते हैं हम जंतु ऊतक पे। अभी तक हमने पादप ऊतकों के बारे में देखा, अब हम आते हैं जंतु ऊतक यानी एनिमल टिश्यू पे। अब एनिमल टिश्यू में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर कोशिका की बात करें तो हमने आगे के अध्याय में, पहले के अध्याय में पढ़ा है कि जो कोशिकाएं होती हैं मानव शरीर में, वो अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं मानव शरीर में हैं या जंतु में उपलब्ध हैं। तो जब अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं उपलब्ध हैं तो वो अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं आपस में जुड़ के अलग अलग प्रकार के ऊतक भी बनाते हैं और वो ऊतक अलग अलग तरह के कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे जो हमारा फेफड़ा है, ठीक है, वो क्या है, अलग प्रकार का ऊतक है, सांस लेने के कार्य आता है। हृदय है हमारा यानी दिल, जो धड़कता है, नियमित धड़कता रहता है, वो किसी अलग प्रकार की कोशिका से या अलग प्रकार के ऊतक से बना है, क्योंकि वो हमेशा कार्य करता रहता है, हमेशा श्वसन क्रिया होती रहती है, दिल धड़कता रहता है। तो ये अलग अलग कार्य करते हैं और क्योंकि ये अलग अलग ऊतकों से मिलके बने हैं। अब आते हैं कि कौन कौन से ऊतक कैसे कैसे कार्य करते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऊतक के चित्र दिए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आमाशय है। आमाशय में ये एक ऊतक है। ये जो ऊतक होता है ये क्या है, चिकनी पेशीय रेशे, जो रेशे होते हैं उनसे बने होते हैं। ठीक है, चिकनी पेशीय रेशे से बने होते हैं। ये चिकने पेशीय रेशे से बने होते हैं, इसी कारण इसमें जो भोजन होता है हम खाते हैं वो आमाशय में जाके चिपकता नहीं है। वो इतने चिकने होते हैं ये पेशियाँ कि भोजन तो जाता है आमाशय में लेकिन वो चिपकता नहीं है, वो सीधे हमारे बड़ी आंत में पहुंच जाता है। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए जो पेशीय रेशे हैं इसमें एक केंद्रक होता है और ये बाकी का हिस्सा जो होता है ये चिकने जो पेशियाँ होती हैं वो चिकने पेशियाँ होती हैं। ठीक है, ये है कोशिका, एक चिकने पेशीय रेशे जो होते हैं उनकी एक कोशिका है, उसका चित्र है ये। तो ये कुछ कोशिकाएं हैं, उस तरह से ये कार्य करते हैं। जैसे कोशिका के अंदर हमने पढ़ा था एक नाम माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा प्रदान करता है हमारे शरीर को कार्य करने के लिए। तो वो किसके अंदर पाया जाता है, वो कोशिका के अंदर पाया जाता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। कोशिका श्वसन क्रिया करती है, ऑक्सीजन ग्रहण करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती है, ये सारी क्रियाएं भी करती है। उत्सर्जन के लिए हमारे शरीर में कुछ कोशिकाओं से मिलके जो ऊतक बने हैं और उस ऊतक से जो अंग बने हैं, जैसे जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको एकत्र करके बाहर निकालना यकृत और वृक्क का काम होता है, क्योंकि ये एक तरह के उत्सर्जन अंग हैं। ठीक, एक्सक्रीटरी सिस्टम है हमारे शरीर के। चलिए, रक्त और पेशियाँ, अभी पेशियाँ आपने देखा, तो रक्त और पेशियाँ दोनों ही हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों के उदाहरण हैं। ठीक है, जो ब्लड है, खून है हमारा, वो भी ऊतक है, संयोजी ऊतक कहलाता है वो। उनके कार्य के आधार पर हम इन्हें विभिन्न प्रकार के जंतु ऊतकों के बारे में विचार कर सकते हैं, जैसे कि एपिथीलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक तथा तंत्रिका ऊतक। रक्त संयोजी ऊतक का एक प्रकार है तथा पेशीय ऊतक का एक प्रकार है।
अब हम आते हैं एपिथीलियम ऊतक। एपिथीलियम ऊतक जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक एपिथीलियम ऊतक होते हैं। जो एक शरीर है जंतु का, उसको ढकने में जिस ऊतक का प्रयोग होता है या जो ऊतक होता है वहाँ पे, वो एपिथीलियम ऊतक होता है, ताकि ये क्या करता है, ये बाहरी रक्षा प्रदान करता है। आगे देखते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण करते हैं। ये जो एपिथीलियम ऊतक होता है, ये जैसे हमारे शरीर में कई तरह की त्वचाएं, कई प्रकार की परतें जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग अंग होते हैं, अलग अलग तंत्र होते हैं हमारे शरीर में। तो उनको जब वो आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच में एक अवरोध का निर्माण ये करती है एपिथीलियम ऊतक। मुंह हो, त्वचा में मुंह, आहार नली, रक्त वाहिनी, नली का स्तर, फेफड़े की कुपिका, वृक्कीय नली आदि क्या है, ये सब एपिथीलियम ऊतक से बने होते हैं। देखिए अब ये क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये शल्की, यहाँ पे घनाकार ऊतक हैं। ये सब क्या है, एक तरह के एपिथीलियम ऊतक हैं। स्तंभकार, यहाँ पे आप देख रहे हैं स्तरित शल्की, ये सब एक प्रकार के क्या हैं, हमारे एपिथीलियम ऊतक, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एपिथीलियम है, एपिथीलियम जो आपस में कई सारे परतों से आपस में जुड़े होते हैं। जैसे एक परत ये है, तो ये एक टिश्यू हो गया, तो इसके नीचे एक प्रकार का टिश्यू और है, ठीक है। तो ये आपस में जुड़ते हैं। तो ये जब आपस में जुड़ते हैं तो इन परतों के बीच चिपकने वाले पदार्थ कम होते हैं तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान रहता है। जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है, वह एपिथीलियम की किसी परत से होकर अवश्य गुजरता है। यानी इन सबके बीच में एपिथीलियम मौजूद होता है। चलिए, तो ये था हमारा एपिथीलियम। अब आगे आते हैं, हम आते हैं अब जो हमारा है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक हमारा रक्त हो गया, हमने अभी आगे ही पढ़ा। जो रक्त है हमारे शरीर में, वो क्या है, एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, ठीक। इसे संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं, क्या कारण है? देखिए, संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतरकोशिकीय अधात्री में धसी होती हैं। यह अधात्री जेली के तरह तरल, सघन या कठोर हो सकती हैं। अधात्री की प्रकृति विशिष्ट संयोजी ऊतक के कार्य के अनुसार बदलती रहती है। तो रक्त में जो है उसमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, प्लेटिलेट्स, प्लाज्मा, ये सब क्या है, ये सारी चीज़ें रक्त के अंदर ही पाई जाती हैं, इसीलिए इनको संयोजी ऊतक कहते हैं। यहाँ पे देखिए चित्र के साथ दिया हुआ है विभिन्न श्वेत रक्त कणिकाएं। अब इसमें न्यूट्रोफाइल, झारक रंजी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, प्लेटिलेट्स, यहाँ पे आप देखेंगे लाल रक्त कणिका, ये सब क्या है, ये सब हमारे ब्लड के अंदर ही पाई जाती हैं। और ब्लड कार्य क्या करता है, हमको पता है। रक्त जो है वो ऑक्सीजन का संवहन करता है कोशिकाओं तक, और फिर कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करके उसका संवहन करता है फेफड़े तक, ठीक है, ताकि उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम श्वसन क्रिया द्वारा बाहर वातावरण में निकाल सकें। और भी बहुत से कार्य करता है रक्त, ठीक है। आगे देखते हैं। अगर हम रक्त का स्लाइड बनाएं तो इसमें हमको कई चीज़ें दिखाई देंगी। रक्त के तरल अधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं।
प्लाज्मा में लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं यानी मिलते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन भी होते हैं। रक्त गैसें, जो रक्त है हमारा वो गैसों, शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थ का शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है। तो रक्त का काम यही होता है, बहुत मुख्य काम होता है। वैसे मुख्य हमारे शरीर का हर हिस्सा मुख्य है, लेकिन रक्त का कार्य होता है कि वो हर कोशिका तक भोजन पहुंचाए, ऑक्सीजन पहुंचाए, ताकि वो कोशिका कार्य करके ऊर्जा बना सके। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया है संयोजी ऊतक के प्रकार। तो यहाँ लिखा है विभिन्न रक्त कणिकाएं, अस्थियां, कचाव उपास्थि, वसामय ऊतक, एरियोलर ऊतक। ये सब क्या है? ये सब है हमारे संयोजी ऊतक, यानी हमारी हड्डी हो गई, कार्टिलेज यानी जो कान पे कान होता है या नाक हमारा जिस चीज़ का बना होता है वो क्या हो गए? ये भी एक प्रकार की हड्डी है, तो इसको कार्टिलेज बोलते हैं हम। तो ये भी हमारा क्या है? एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है? संयोजी ऊतक। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए अस्थि संयोजी ऊतक का एक अन्य उदाहरण है, यानी जो हड्डियां हैं वो भी संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है। हड्डियां बनती कैसे हैं? हड्डियां हमारी कैल्शियम तथा फास्फोरस से बनी होती हैं। इसमें आप देखेंगे जहाँ दो हड्डियां जुड़ती हैं, ठीक है, यानी जैसे घुटना हो गया, हमारी कूहनी होगी, एल्बो, ये सब जो हैं, ये दो हड्डियां आपस में जुड़ती हैं, तो दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी ऊतक से, या जिसे हम स्नायु कहते हैं, ठीक है, इसको अस्थि बंधन तंतु भी कहते हैं, तो इससे जुड़ी होती हैं। ये बहुत लचीला और मजबूत होता है, ये बहुत लचीला और मजबूत होता है। यानी दो हड्डियां जहाँ जुड़ती हैं वहाँ पे जो अस्थि पाई जाती है उसको हम कहते हैं, या जो चीज़ ऊतक पाया जाता है उसको हम स्नायु कहते हैं। स्नायु का काम है दो हड्डियों को आपस में जोड़ना। अब यहाँ पे बात करें तो अगर कोई नॉनवेज खाता है तो आपने देखा होगा कि जो चिकन लेग पीस होता है, उस लेग पीस के ऊपरी और निचले हिस्से पे कुछ हार्ड, थोड़ा सा मांस से हार्ड चीज़ होती है, जिसको काटने पे वो पूरा पूरा निकल जाता है। जो बोन्स होते हैं इस बोन्स के इस एरिया पे, तो इसी चीज़ को हम कहते हैं स्नायु। ठीक है, जंतु में दो हड्डियों को जोड़ने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं उसे स्नायु कहते हैं, करते हैं, या ये प्राकृतिक ही बनता है। अब इसके बाद आता है हमारा कार्टिलेज, उपास्थि। उपास्थि ये क्या है? ये भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। अब हमारा जो कान होता है, यानी कान, नाक, गला, ये सब जो है ये क्या है? उपास्थि के बने हैं। ठीक है, इनको मोड़ना, जैसे कान को हम मोड़ लेते हैं, इसको मोड़ना आसान है, लेकिन हम हाथ की हड्डियों को नहीं मोड़ सकते, तो ये लचीले होते हैं। उपास्थि कार्टिलेज हमेशा लचीला होता है, लेकिन ये एक प्रकार का संयोजी ऊतक ही होता है। अब इसमें क्या है? एरियोल संयोजी ऊतक। ये क्या है? एरियोल संयोजी ऊतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिकाओं के चारों ओर तथा नसों और अस्थिमज्जा में पाया जाता है। एरियोलर जो संयोजी ऊतक है ये रक्त नलिकाओं के चारों ओर, यानी जो नसें होती हैं उसके चारों ओर पाया जाता है। और अस्थिमज्जा, अस्थिमज्जा मतलब जो जिसे हम इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं, वहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो ये संयोजी ऊतक कहाँ पाया जाता है? नसों के चारों ओर और अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो में। एरियोलर संयोजी ऊतक। हमारे शरीर में अब वसा कहाँ संचित होती है? वसा यानी फैट। अब एक चीज़ जान लीजिए, फैटी बॉडी जो होती है, आपने सुना होगा कि जिनके अंदर चर्बी ज़्यादा होती है उनको गर्मी ज़्यादा लगती है।
आपने सुना होगा। क्योंकि कारण है ना, जो फैट होता है वो फैट या वसा जिसे हम कहते हैं वो ऊष्मा का कुचालक होता है। तो ऊष्मा का अगर कुचालक है तो शरीर के एक परत पे अगर फैट जम गया, ठीक है, फैट बन गया, तो जब फैटी बॉडी होगा तो फैटी बॉडी मोटा हो जाएगा, फैट ज़्यादा हो जाएगा, तो शरीर के अंदर की गर्मी बाहर जल्दी निकल नहीं पाएगी, तो वो शरीर गर्म जल्दी होगा। बाहर के वातावरण की ठंडी हवा शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगी, ठीक है, रंध्रों के द्वारा, तो वो शरीर गर्म ज़्यादा रहता है। यही कारण है शरीर गर्म क्यों रहता है। चलिए थोड़ा सा फैट के बारे में देखते हैं। वसा का संग्रह करने वाला वसामय ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी होती हैं। वसा संग्रहित होने के कारण यह ऊष्मीय कुचालक का कार्य भी करती है। अब वसा संग्रहित हो जाती है ये, इसीलिए एक तरह से ऊष्मीय कुचालक का कार्य करने लगती है ये, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या, फैट, वसा। अब हम आते हैं पेशीय ऊतक पे। पेशीय कोशिका आपने अभी ऊपर देखा, अब देखते हैं पेशीय ऊतक। देखिए पेशीय ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है जिसे पेशीय रेशा, मस्कल फाइबर भी कहते हैं इसको। यह हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होता है। देखिए जो हमारा हाथ है, पैर है, आप अपने देखे होंगे कि बहुत सारे लोग अपने डोले दिखाना पसंद करते हैं, यानी जिसको हम बाइसेप्स कहते हैं, ठीक है, बाइसेप्स दिखाते हैं ना। तो बाइसेप्स दिखाते हैं तो जो बाइसेप्स निकल के आता है ना हाथ में ऐसे हमारा हाथ होता है तो ऐसे मोड़ के ले जाते हैं तो यहाँ पे ऐसे बाइसेप्स बन जाता है। अब ये फिगर का मजाक मत उड़ाना, ठीक है, तो ये बस समझाने के लिए ये जो ऐसे उभर के बनता है ना, ये बाइसेप्स कहलाता है। ये जो चीज़ें होती हैं, इस प्रकार की सारी कोशिकाएं हमारी पेशीय कोशिकाएं होती हैं और ये मिलके पेशीय ऊतक बनाते हैं, ठीक है। पेशियों में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं, जिसके संकुचन एवं प्रसार के कारण गति होती है। गति क्यों होती है? इसके अंदर विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसके संकुचन यानी सिकुड़ने और फैलने के कारण ही इसमें गति होती है। अब इस प्रकार की कोशिकाओं में एक तो हमारा आता है ऐच्छिक क्रिया और एक आता है अनैच्छिक क्रिया, ठीक है, और एक होता है यहाँ पे हमारा लयबद्ध क्रिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऐच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया से हमारा मतलब है जो हमारी रेखीय पेशियां होती हैं, रेखीय पेशी होती है, वो हमारे ऐच्छिक क्रियाओं के लिए उत्तरदायित्व रखती है। ऐच्छिक क्रिया का मतलब, ऐच्छिक क्रिया का मतलब होता है जैसे हम अपना हाथ हिलाते हैं तो हम अपनी इच्छा के अनुसार अपने हाथ से कोई भी कार्य कर सकते हैं जो करने लायक है हमारे हाथ, ठीक है। यानी हमारा हाथ, हमारा पैर, हमारी आवाज़, हमारा मुंह, ये क्या है, हमारी इच्छा के अनुसार से चलते हैं, ठीक है। तो ये रेखीय पेशियों से बने होते हैं और ये ऐच्छिक क्रियाएं करते हैं, इसीलिए इनको हम ऐच्छिक पेशियां या ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। इन पेशियों को कंकाल पेशी भी कहा जाता है क्योंकि ये अधिकतर हड्डियों से जुड़ी होती हैं तथा शरीर या शारीरिक गति में सहायता प्रदान करती हैं, ठीक है। तो रेखीय पेशियां को ही ऐच्छिक पेशियां कहते हैं और ये अधिकतर हड्डियों से जुड़ी होती हैं और शरीर को गति प्रदान करने में सहायता देती हैं। अब हम आते हैं अनैच्छिक क्रियाएं, या अनैच्छिक क्रियाओं में हम कहेंगे अनैच्छिक पेशी। ये क्या होती हैं? अरेखित होती हैं, ठीक है। अरेखित पेशी से जो बनी होती हैं इनको हम कहते हैं अनैच्छिक पेशियां, और यही अनैच्छिक पेशियां जो अनैच्छिक क्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं उनके लिए उत्तरदायित्व रखती हैं। जैसे हमारी आँखों के पलकों का झपकना, ठीक है, श्वसन में फेफड़े का घटना और बढ़ना, फूलना और पिचकना, ठीक है, ये क्या है, ये भी अनैच्छिक है।
हम इसको रोक नहीं सकते, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए इसको अनैच्छिक कहते हैं। तो इस तरह से आप याद रखेंगे, अगर कोई पूछता है अनैच्छिक पेशियों में कौन सी पेशी होती है, तो अरेखित पेशी होती है। आ से अनैच्छिक, आ से आरेखित, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख लेंगे, और जो बचा वो हमारा रेखित और ऐच्छिक में चला जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो आकार होता है तर्क रूपी होता है, ठीक है। और जो रेखित होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक सीधी होती हैं, लंबी बेलनाकार। कोशिका, जो रेखित कोशिकाएं होती हैं वो लंबी बेलनाकार, शाखा रहित और बहुनभाई होती हैं। वहीं ये जो हमारी अनैच्छिक पेशी या आरेखित पेशी होती है वो तर्क रूपी होती हैं, ठीक है। आखिरी सिरा इनका नुकीला होता है। एक केंद्रीय होती हैं, यानी इसमें एक केंद्र पाया जाता है। अब हम आते हैं तीसरी चीज पे, हृदय, या जो हमारा लयबद्ध तरीके से कार्य करता है। हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर कार्य करती हैं, यानी लयबद्ध का मतलब एक ही स्पीड में धड़कती हैं, ठीक है। अगर हार्ट हमारा बहुत तेजी से धड़कने लगता है तो भी हार्ट फेल हो जाएगा, और बहुत धीरे धड़कता है तो भी हमारा हार्ट या दिल फेल हो जाएगा। इसीलिए हार्ट हमेशा एक लयबद्ध तरीके से ही धड़कता है। इन अनैच्छिक पेशियों को क्या कहते हैं, कार्डिक, ठीक है, कार्डिक पेशी कहते हैं। ये जो अनैच्छिक पेशियां हैं इनको क्या कहते हैं, कार्डिक पेशी। अब जो हृदय की पेशियां होती हैं वो क्या होती हैं, कोशिकाएं बेलनाकार शाखाओं वाली होती हैं और एक केंद्रीय होती हैं। इनकी जो पेशियां होती हैं इनमें शाखाएं होती हैं, आपस में जुड़ी होती हैं, शाखाएं निकली होती हैं, एक केंद्र वाली होती हैं। आते हैं चित्र में, देखिए, ये देखिए चित्र में आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। ये है हमारा रेखित, ठीक है, बेलनाकार। इसके बाद ये है हमारा तर्क रूपी, यानी अनैच्छिक क्रियाओं वाला कोशिका है ये, जो मिलके एक उत्तक का निर्माण कर रहे हैं। इसके बाद आप ये देखेंगे जो हमारा दिल यानी कार्डिक होता है, कार्डिक कोशिका उत्तक, वो इस तरह से कुछ दिखता है, ठीक है, इस तरह से कुछ दिखाई देता है। यानी जो हमारे दिल की जो कोशिकाएं होती हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं और आपस में मिलके कार्डिक पेशी का निर्माण करती हैं। तो ये थे हमारे जंतु शरीर की कोशिकाएं। अब हम आते हैं एक कोशिका और है जिसको हम कहते हैं तंत्रिका कोशिका। और जो तंत्रिका कोशिकाएं, बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, तंत्रिका उत्तक, ठीक है। क्या बनाती हैं, तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका, देखिए तंत्रिका का कार्य है हमारे शरीर में जो भी उत्तेजनाएं हैं होती हैं उनके रिस्पॉन्स में शरीर से कार्य कराना, ठीक है। यानी उन उत्तेजनाओं को समझना और उसके हिसाब से फिर शरीर से कार्य करवाना। ये जो कोशिकाएं हैं ये कहाँ कहाँ होती हैं, तो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती हैं। हमारे मस्तिष्क से जुड़ी हुई जो हमारी मेरुरज्जु यानी रीढ़ की हड्डी होती है उससे जुड़ी हुई सारे नर्वस सेल्स हमारे जुड़े होते हैं और हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में फैले होते हैं, ठीक है। देखिए सभी कोशिकाओं में उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। जितनी भी कोशिकाएं होती हैं सब में ये चीज़ पाई जाती है। तंत्रिका उत्तक की कोशिकाएं बहुत शीघ्र उत्तेजित होती हैं और इस उत्तेजना को बहुत ही शीघ्र पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं। जैसे हमारे पैर में चींटी भी काट लेती है तो हमारे दिमाग को तुरंत पता चलता है कि चींटी ने काटा है, उस चींटी को तुरंत अपने शरीर से हटाओ, और हमारा हाथ तुरंत जाके उस चींटी को पकड़ के शरीर से हटाता है। तो ये है हमारे शरीर में तंत्रिकाओं का जाल। चींटी पैर पे काटी लेकिन हमारे दिमाग को तुरंत पता चल गया कि कहीं कुछ शरीर में गड़बड़ है, कहीं कहीं शरीर में कहीं दर्द उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो ये कार्य है हमारे तंत्रिका उत्तकों का। मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका उत्तकों की बनी होती हैं।
ये सब क्या है, तंत्रिका ऊतक के बने हैं। ठीक है, न्यूरॉन टिश्यू जो होते हैं, नर्व टिश्यू होते हैं, उनसे बनती हैं, उन्हीं को हम तंत्रिका ऊतक कहते हैं। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं की तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। अब देखिए, जो इसकी इकाई होती है, तंत्रिका कोशिका की जो इकाई होती है उसको हम न्यूरॉन्स में नापते हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स में। एक चीज़ और याद रख लीजिए, जो हमारी किडनी होती है, ठीक है, किडनी की जो इकाई हम कहते हैं, इकाई अगर किडनी की पूछी जाए तो वो नेफ्रॉन होती है। ठीक है, क्या, नेफ्रॉन। किडनी के लिए नेफ्रॉन, और तंत्रिका तंत्रिका के लिए न्यूरॉन्स, यानी नर्वस सेल के लिए हमारा न्यूरॉन्स आता है। तो न्यूरॉन में कोशिकाएं केंद्र तथा कोशिकीय द्रव, इसको साइटोप्लाज्मा भी कहते हैं, होता है। इससे लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकली होती हैं। यहाँ चित्र में आप देखिए, ये देखिए, ये है हमारा सेल बॉडी, और इस सेल बॉडी में ये जो रेसे निकले हुए हैं इसको डेंड्राइट कहते हैं, और ये बीच में जो है इसको हम केंद्रक कहते हैं। ठीक है, और इस पूरी चीज़ को हम एक्सॉन कहते हैं या तंत्रिकाक्ष कहते हैं। इंग्लिश में एक्सॉन या तंत्रिकाक्ष कहते हैं, और ये इसका एंडिंग पार्ट है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एंडिंग पार्ट है ये हमारा, ये जो एरिया है। ठीक है, चलिए, इनकी जो लंबाई है वो लगभग 1 मीटर तक हो सकती है। चलिए इसको थोड़ा सा और देखते हैं। प्रत्येक न्यूरॉन में इस तरह का एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसको एक्सॉन कहते हैं। ये जो है ना, इसी को एक्सॉन कहते हैं, तथा बहुत सारी छोटी शाखाएं वाले प्रवर्ध डेंड्राइट। अब ये जो रेसे निकले हुए हैं इसको डेंड्राइट कहते हैं। ठीक है, एक तंत्रिका कोशिका लगभग 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। बहुत सारे तंत्रिका रेसे संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। जाहिर सी बात है, बहुत सारी रेसे मिलके, तंत्रिका रेसे मिलके एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। तंत्रिका रेसे, यहाँ पे देखिए, तंत्रिका रेसे से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। तंत्रिका का स्पंदन हमें इच्छा अनुसार अपनी पेशियों की गति करने में सहायता करता है। तंत्रिका तथा पेशी ऊतकों का कार्यात्मक संयोजन प्रायः सभी जीवों में मौलिक है। साथ ही यह संयोजन उत्तेजना के अनुसार जंतुओं को गति प्रदान करता है। अब ये उत्तेजना, जैसे हमारे दिमाग में आया कि हमें कहीं जल्दी पहुंचना है, तो हमारी नर्वस सिस्टम, यानी हमारे दिमाग ने पूरे नर्वस सिस्टम को रेडी कर दिया कि अब हमको वहाँ पे बहुत तेज़ी से दौड़ के पहुँचना है कहीं पे, तो हमारा शरीर क्या करता है, उसी हिसाब से दौड़ने लगता है। ठीक है, तो ये है तंत्रिका की ताकत हमारे शरीर में। चलिए, तो ये थी हमारे शरीर की कोशिकाएं, और कोशिकाओं के साथ से मिलकर, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर जो ऊतक बनते हैं उनके बारे में हमने यहाँ पे जाना। पादप ऊतक हो गए और जंतु ऊतक, यानी टिश्यूज। अब यहाँ पे हमने इस पाठ में क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं उनको देखते हैं। देखिए, ऊतक कोशिकाओं का एक समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं। पौधों के ऊतक यानी पादप ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, विभाजोत्तक तथा अस्थायी ऊतक। वो अलग बात है कि अस्थायी ऊतक को फिर 2 भागों में बांटा गया है। विभाजोत्तक ऊतक एक विभाज्य ऊतक है। यह पौधों के वृद्धि वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। अस्थायी ऊतक विभाजोत्तक ऊतक से बनते हैं जो एक बार विभाजित होने की क्षमता को खो देते हैं। इनको सरल या जटिल ऊतकों में वर्गीकृत किया जाता है। पैरेन्काइमा, कालेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा सरल ऊतक के 3 प्रकार हैं। जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक के प्रकार हैं। एपिथीलियम पेशीय संयोजी तथा तंत्रिका ऊतक जंतु ऊतक होते हैं। आकृति और कार्य के आधार पर एपिथीलियम ऊतक को शल्की, घनाकार, स्तंभकार, रोमीय तथा ग्रंथिल श्रेणियों में वर्गीकृत
किया जाता है। हमारे शरीर में विद्यमान संयोजी ऊतक के विभिन्न प्रकार हैं। एरियोलर ऊतक, एडिपोज या जिसको हम वसामय ऊतक भी कहते हैं, अस्थि, कंडार, स्नायु, उपास्थि और रक्त यानी रुधिर, ये सब क्या हैं? ये सब हैं हमारे शरीर के संयोजी ऊतक। पेशीय ऊतक के 3 प्रकार होते हैं, रेखित, आरेखित, कार्डिक। तो रेखित हो गया हमारा क्या? ऐच्छिक क्रियाएं। ऐच्छिक क्रियाएं मतलब यानी जो हमारे हाथ पैर में जो ऊतक पाए जाते हैं वो रेखित हैं। आरेखित यानी अनैच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक क्रियाएं मतलब जो हमारी पलकें हैं, हमारा फेफड़ा जो गति करता है, ये सब ऊतक हमारे आरेखित ऊतक से बने हैं। और कार्डिक, जो हमारी हृदय पेशी होती है, हृदय के जो ऊतक होते हैं उनको हम कार्डिक कहते हैं। तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन का बना होता है जो संवेदना को प्राप्त और संचालित करता है। यानी जो न्यूरॉन सिस्टम है, तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन टिश्यू है, वो हमारा न्यूरॉन का बना है। नर्वस टिश्यू न्यूरॉन का बना होता है। तो ये अध्याय उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, क्या चीज़ें क्या होती हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। अब इस पाठ के अभ्यास प्रश्न यहाँ से शुरू हो गए हैं। आप लोग एक बार प्रयास करिएगा इनके उत्तर देने का। अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में जो चीज़ें ना समझ में आई हों वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।